Dr. Wise, the channel for True Story Tower. अनोखा एडवेंचर किस्त निम्ब। मैंने बमुश्किल से कलमा पढ़ा और खुद को मौत के हवाले कर दिया। मुझे जो आखिरी चीज़ याद थी वो गीदड़ों की वहशतनाक आवाज़ें थीं। आज रात उनको गोश्त मिलने वाला था, ताज़ा इंसानी गोश्त। अब आगे पढ़िए। मेरा ज़हन तारीकियों में डूब चुका था, लेकिन गीदड़ों की आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। फिर इन आवाज़ों में सहराई लोमड़ियों की दर्दनाक आवाज़ें भी शामिल हो गईं। ये आवाज़ें लम्हा बा लम्हा करीब आती जा रही थीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि वो दोनों आवाज़ें आपस में गडमड हो गई हैं। शायद वो आपस में लड़ रहे थे। ज़ाहिरी बात है, हर कोई चाहता होगा कि ताज़ा गोश्त पहले इसे मिले। मैं इस अज़ियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुद को नोचे जाने से पहले ही मर जाना चाहता था, और फिर मैं शायद मर गया। दोबारा जिस वक्त मेरी आंख खुली, दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। मैं खाली दिमाग से आंखें खोलकर ऊपर देखने लगा। दरख्त की हरी भरी शाखें मेरे सामने थी। मेरे जहन में पहला सवाल ये आया कि शायद मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ। फिर मैंने अपना जिस्म अच्छी तरह हिलाकर देखा। हाथ पीर और हर चीज़ सलामत थी, जिसका मतलब ये था कि गीदड़ और सहराई लोमड़ियों ने मुझे नहीं खाया था। लेकिन क्यों? शायद वो मुझे जिंदा देखकर वापस मुड़ गए थे। उनको मुर्दार खाना ज्यादा पसंद होगा। उसका मतलब है मैं अभी तक जिंदा हूं। ये सोचकर मेरा दिल खुशी से भर गया। सारी रात में बेहोशी की कैफियत में रहा था, और सुबह मुझे होश आ गई थी। मेरे जिंदा बचने की एक वजह यह भी थी कि अभी तक मुझे पानी ना मिले। सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे, और मैंने सुना था कि इंसान पानी के बगैर 3 दिन तक जिंदा रह लेता है। फिर मेरी हालत इतनी जल्दी क्यों खराब हो गई थी? हाँ, यकीनन मैं सहरा में पैदल चलने की वजह से पानी की कमी का शिकार हो गया था, और अब जिस्म का काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिला तो तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। फिर मैं उठ बैठा, देखा तो मोबाइल भी पास ही पड़ा हुआ था। लोग कहते हैं मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे तो किसी भी काम नहीं आया था। फिर मैं लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ा हो गया। एक बार आंखों के सामने अंधेरा सा छाया, और फिर मैं संभल गया। मैं जिंदा तो बच गया था, लेकिन कब तक? पानी बहुत ज़रूरी था। मेरी हालत पैदल चलने के काबिल भी नहीं थी। तो क्या मुझे इसी जगह बैठकर मदद का इंतज़ार करना चाहिए? हो सकता है नासिर और वसीम घर पहुंच गए हों, और मुझे तलाश करने वो लाजमी इसी जगह पर वापस आएंगे। ये वाहिद उम्मीद थी जो अब मेरे दिल में बच्ची थी। मेरा हल्क सूख कर कांटा हो रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि दरख्त के कुछ पत्ते चबाकर उनके रस से अपना हल्क तर कर लूं। ये टाहली का दरख्त था जिसके पत्ते मीठे नहीं तो कड़वे भी नहीं होते। अगर मैं ज्यादा पत्ते चबाता तो थोड़ा सा रस मिल सकता था, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ना जरूरी थी। जमीन पर खड़े होकर यह काम मुमकिन नहीं था। ऊपर चढ़ने का एक फायदा यह भी था कि मैं आसपास के इलाके का जायजा ले सकता था। शायद कहीं पर कोई इंसानी आबादी या पानी का वसाइल दिखाई दे जाए। ये सोचकर मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। आम हालात में ऐसे दरख्त पर चढ़ना मेरे लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन इस वक्त इतनी कमजोरी हो रही थी कि मेरे हाथ और पांव कांप रहे थे। कई बार नीचे गिरते गिरते बचा, और बिलाखिर ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। एक जगह पर सरसब्ज पत्तों को गुच्छा को हाथ डाला तो मेरी आंखें चमक उठीं। जिंदगी की एक उम्मीद मेरे सामने थी। शहद का एक छत्ता मेरे हाथ से फ़कत 2 फुट की दूरी पर मौजूद था। जैसे ही मैंने पत्ते तोड़ने के लिए शाख पर हाथ डाला तो कुछ मक्खियों ने उड़ना और मेरे अर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया था। शायद उनको तवक्को नहीं थी कि इस वीरान जगह पर कोई उनको सताने के लिए आ जाएगा। मैंने मौका को गनीमत जाना, और खाली हाथ और बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के छत्ते से शहद हासिल करने का फैसला कर लिया। इसमें मुझे मक्खियों के काटने का खदशा था, लेकिन यह गैबी मदद में किसी तौर पर गिनवाना नहीं चाहता था। शहद के चंद घूंट मुझे नई जिंदगी दे सकते थे। और फिर मैंने इस शाख को पकड़कर जोर से हिलाया और खींचकर तोड़ लिया। मक्खियों की भिनभिनाहट ने आसमान सर पर उठा लिया था। कुछ तो मुझ पर हमला आवर भी हुई, लेकिन मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया था। छत्ता हाथ में पकड़कर मैंने अपनी जगह बदल ली। अब मैं मक्खियों के जहरीले डंक से महफूज था। छत्ते में अच्छा खासा शहद था। मैं नदीदों की तरह इस पर टूट पड़ा, और चंद मिनटों में ही सारा चट कर लिया। गो के शदीद प्यास में शहद इसका मुतबादिल नहीं था, लेकिन मुझे यूं लगा कि मेरे जिस्म में नई ताकत आ गई हो।
प्यास में भी थोड़ी सी कमी आ चुकी थी। मैं कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और फिर मजीद ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरे हाथों में कुव्वत और पैरों में फुर्ती थी। ये शहद का कमाल था, इससे भूख भी काफी हद तक मिट गई थी। जब मैं दरख्त के काफी ऊपर चढ़ गया तो फिर चारों जानिब निगाह दौड़ाई। मेरी नज़रें घूमकर वापस आ गईं, लेकिन कहीं पर भी कोई इंसानी आबादी या उसके आसार नजर नहीं आए। हर जानिब रेत के ऊंचे नीचे टीले हद निगाह फैले हुए थे। मेरा दिल एक बार फिर मायूसी में डूब गया। मैं वापस जमीन पर जाने का इरादा कर ही रहा था कि बहुत दूर एक सिया धब्बे ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। शुरू में वो मुझे छोटा सा सिया रंग का धब्बा ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं गौर करता गया मंजर वाजे होने लगा। वो काफी बड़ा दरख्तों का एक झुंड था। इसके आसपास हरियाली भी नजर आ रही थी, लेकिन ये सब एक धुंधला सा खाका था जो बहुत गौर से देखने पर वाजे होता था। मुझे लगा कि जरूर इस जगह पर जिंदगी के आसार होंगे। अगर सब्जा था तो पानी भी होगा। मुझे हर सूरत वहां तक पहुंचना होगा, फिर आगे मेरी किस्मत। मैंने वहीं पर बैठकर इस जगह का नक्शा और रास्ता ज़हन में महफूज करना शुरू कर दिया। मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। शायद ये मेरे पास आखिरी मौका था। मैं कल वाला किस्सा दोहराना नहीं चाहता था। जब 5 घंटे पैदल चलने के बाद वापस इसी जगह पहुंच गया था, ना ही मैं भटक कर दर्दनाक मौत मरने का ख्वाहिशमंद था। मुझे अच्छी तरह सबक हासिल हो चुका था कि रेगिस्तान क्या होता है। भूल भलियों का नाम है। इसमें हर चीज़ सरासर धोखा होता है। इंसान का दिमाग मिनटों में ही घूम जाता है और फिर वो जितना भी चलता जाए मंजिल तक मुश्किल ही पहुंचता था, बल्कि मजीद गुम होता जाता है। ये मेरे पास आखिरी मौका था, लेकिन सफ़र कितना था? शायद 5 किलोमीटर या 10। इतनी दूर से अंदाज़ा नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे यकीन था कि अगर वो जगह आंख से नजर आ रही थी तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने वहीं से सूरज की समत का तयन भी कर लिया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने सूरज से किस समत में सफ़र करना है। सहरा में सफ़र करने वालों के लिए सूरज एक तरह का मददगार भी होता है। और फिर मैं दरख्त से नीचे उतर आया। इस बार मेरे कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी। अब मैंने इस जानिब सफ़र शुरू कर दिया था जिस तरफ मुझे पानी मिलने की उम्मीद थी। मसला सिर्फ एक था कि इस जानिब कोई भी रास्ता अपगडंडी नहीं जाती थी। सिर्फ छोटे बड़े टीलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था जो एक के बाद दूसरा शुरू हो जाता था। मेरा रुख अब दोनों रास्तों से हटकर इंडिया की जानिब जाने वाले रास्ते पर था, लेकिन इंडिया का बॉर्डर तो खासा दूर था। मैं सुस्त कदमों से चलता जा रहा था, यहाँ तक कि दोपहर सर पर आ गई। सूरज एक मर्तबा फिर आग बरसा रहा था और प्यास की शिद्दत दोबारा से भड़क उठी थी। शहद खाने से जो वक्ती तवानाई मिली थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। अगर सहरा की बजाय ये आम रास्ता होता तो मुझे चलने में इतनी दुश्वारी ना होती, लेकिन यहाँ पर तो बार बार ऊपर नीचे चढ़ने से टांगें बेजान हो गई थीं। और फिर अचानक से मेरी नज़रों के सामने हरनों का एक जोड़ा आ गया। मालूम नहीं कहाँ से चरते हुए आ निकले थे। मैंने सुना था कि इस इलाके में लोग हरनों का शिकार करते हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देख भी लिया था कि वाकई यहाँ पर हिरन होते हैं। वो दोनों भी रुककर हैरत से मुझे देख रहे थे। शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई इंसान आ सकता है। फिर वो चौकड़ियाँ भरते हुए एक जानिब भाग गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उनके बारे में सोचता रहा। एक बार दिल में ख्याल आया कि उनके पीछे जाऊं, ये भी तो कहीं से पानी पीते होंगे, लेकिन दिमाग ने समझाया कि अपने रास्ते से हटने की गलती न करूं तो बेहतर है। दूसरी जानिब चलना भी दुश्वार हो गया था। अब मैं थोड़ी देर रुककर लेट जाता और फिर चल पड़ता था। कई बार मैं घुटनों के बिल भी रीनिगा था। जिंदगी बचाने के लिए मैं हर लम्हा मौत के करीब होता जा रहा था। और फिर शाम ढलने गई, सूरज काफी नीचे चला गया और साथ ही मुझे चक्कर से आने लगे। अब बस हो गई थी, मजीद आगे जाना मुमकिन नहीं था। सामने वाला टीला बहुत ऊंचा था, वहां पर आम इंसान से चढ़ना भी मुश्किल हो जाता। मेरे जिस्म में तो जान भी नहीं थी। प्यास की शिद्दत से मेरा मुंह खुला हुआ था और यूं लग रहा था कि सुस्त पड़ती धड़कन किसी भी पिल रुक जाएगी। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि कई बार रुक कर दोबारा चली थी। मालूम नहीं वो नखलिस्तान नुमा दरख्तों का झुंड मजीद कितना आगे था, लेकिन मैंने हिम्मत हार दी थी। फिर मेरे अंदर से आवाज़ गूंजी कि सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर लो। सिर्फ एक बार इस ऊंचे टीले पर चढ़कर देख लो, शायद कोई मौजिज़ा हो जाए। मुजिज़े भी तो इंसानों के साथ ही होते हैं ना।
क्या पत्ता ऊंचे टीले पर चढ़कर आगे उम्मीद की कोई किरण नजर आ जाए। ये सोच कर मैंने मदद तलब नजरों से ऊपर आसमान की जानिब देखा और फिर टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन घुटनों के बिल क्योंकि पैरों ने मजीद मेरा बोझ उठाने से मुइज़रत कर ली थी, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। कई बार यूं भी हुआ कि मैं लुढ़क कर पीछे गिरा और चंद मीटर तक नीचे चला गया, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि अपने आप को मौत के हवाले करने से पहले ये आखिरी कोशिश लाजमी करनी है। जिस वक्त मैं टीले की चोटी पर पहुंचा, सूरज जर्द होकर मधहमसा हो गया था और मेरी जिंदगी की तरह चंद घड़ियों का मेहमान लग रहा था। ऊपर पहुंचकर मैंने सामने नजरें उठाईं तो मुझे कुछ दिखाई न दिया, क्योंकि आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। मैं चाहकर अपनी आंखें खोल नहीं पाया। यहां से नीचे की जानिब ढलवान शायद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जब मैं नीचे गिरा तो कितने ही पिल लुढ़कता हुआ नीचे को जाता रहा, और फिर एक जोरदार आवाज के साथ किसी सख्त चीज से टकरा कर रुक गया। ए कोमल, भाग कर आओ, ये कौन लड़का नीचे गिरा है। मेरे कानों में जो आखिरी आवाज पड़ी वो ये थी, और फिर मुझे कुछ याद ना रहा। जारी है।